नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खबरों से आपको अपडेट करने का। तो आज बागपत का दौरा करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के समर्थन में यह प्रचार अभियान होगा। आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सांगवान का प्रचार अभियान में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में 30,000 लोगों के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। यानी बड़ा आयोजन, बड़ा कार्यक्रम। बागपत के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में 30,000 लोगों के पहुंचने की संभावनाएं। एनडीए प्रत्याशी हैं राजकुमार सांगवान, जिनके समर्थन में आज सीएम प्रचार करते नजर आएंगे। साथ ही मौके पर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बागपत का दौरा होगा। खास मुख्यमंत्री क्या कुछ बागपत में कहते हैं, विपक्ष पर कैसे हमलावर होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। 30,000 लोगों की बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभिषेक मणि त्रिपाठी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, 30,000 लोगों के पहुंचने की संभावनाएं बागपत में आज ये बड़ा चुनावी रण देखा जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो लगातार अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो स्टार प्रचारकों में देश में जो है सेकंड नंबर पे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरा नंबर योगी आदित्यनाथ का है। तो ऐसे में लगातार जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसके प्रत्याशियों का जो है प्रचार प्रसार चल रहा है। इसी कार्यक्रम में गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत के। और जिस जो है इनके जो प्रत्याशी आरएलडी के जो गठबंधन के प्रत्याशी है राजकुमार सांगवान के प्रचार जनसभा को संबोधित करेंगे। जहां अनुमान लगाया जाता है, हालांकि शुरुआत में अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 से 12,000 लोग एकत्रित होंगे, लेकिन बाद में जो एलआईयू की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये पता चला है कि करीब 30,000 लोगों के जुटने की आशंका है। जी लगातार, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष पर हमलावर नजर आते हैं, मुख्यमंत्री हो या स्टार प्रचारक, हर पार्टी का यही अमूमन रवैया रहता है। लेकिन खास तौर पर जब बागपत पर होंगे तो इस जमीन से, क्योंकि इसको कहा जाता है कि जाट बहुल इलाका है, तो यहां से वो क्या तस्वीर निकलेगी और किन नेताओं पर साफ तौर पर निशाने पर लेंगे मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, देखिए जाट बाहुल क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी यूपी की बात करें, पहले चरण में चुनाव है तो सबसे बड़ा जो वोट बैंक का जो बीच में जो बवाल चल रहा था उसको लेकर जब से एनडीए गठबंधन से आरएलडी जयंत चौधरी मिले हैं उसके बाद से विपक्ष को कहीं ना कहीं जो है करारा जो है जवाब भी मिला है। क्योंकि जो किसान है, जो गन्ना किसान की बात होती थी, जाट बाहुल क्षेत्र की बात होती थी, क्योंकि पश्चिमी यूपी सबसे ज्यादा जाट बाहुल क्षेत्र है। ऐसे में जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा जाटों का है। तो वो इस वजह से भी कहीं ना कहीं समीकरण और भी मजबूत होता है, बीजेपी की तरफ दिखता है। क्योंकि जब से आरएलडी से जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में जुड़ गए हैं उसके बाद से जो सीट है वो और दावेदारी मजबूत होती नजर आ रही है। वहीं विपक्ष को जो है ये इस मामले को लेकर लगातार घेरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शुरुआत में जैसे कि जयंत चौधरी जाके सपा से मिल गए थे और गठबंधन की बात हो रही थी, उसके बाद से वो गठबंधन टूटता है, उसके बाद से जो है एनडीए से गठबंधन होता है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी आने वाले चुनाव में जिस तरह से लगातार स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिमी यूपी में जो है इनके प्रचार का बड़ा असर मिलेगा और एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा बीजेपी को। जी इस सीट की अगर बात करें, पश्चिमी क्षेत्र की, या फिर हम पश्चिम की तरफ जहां पर भी आते हैं, चाहे फिर वो विधानसभा हो, लोकसभा सीट हो, उत्तर प्रदेश की खास तौर पर अगर बात करें तो यहां पर यह देखा जाता है कि बीजेपी का उतना वर्चस्व नहीं है। जाट बहुल इलाका है और ऐसे में ज्यादातर आरएलडी सरीखी पार्टियों का इसमें वर्चस्व देखा जाता है। कांग्रेस भी यहां पर उसकी भी स्थिति मजबूत नजर आती है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो ये जो अगर उत्तर प्रदेश की चुनावी समीकरण की बात करें तो 80 सीटों में पश्चिमी यूपी ऐसी है जहां पे 8 ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वो वही इलाके हैं जो मुजफ्फरपुर, बागपत, तमाम इलाके जो पश्चिमी यूपी के हैं, जहां पे बीजेपी को इस बार जो है अच्छा जो परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, जिसको लेकर जमीनी स्तर पे काम हुआ, बूथ लेवल पर बीजेपी ने काम किया है। क्योंकि वो कमजोर कड़ी है बीजेपी की उन सीटों को, क्योंकि 400 पार का आंकड़ा जो लेके लोग चल रहा है उस आंकड़े को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में इन्हें एक बड़ा दांव खेलना पड़ेगा। इसके लिए इन्हें जमीनी स्तर पे बहुत काम करना पड़ेगा। हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी में काम कर रही है, जिसका एक बड़ा एग्जांपल ये था कि जयंत चौधरी को तोड़कर इन्होंने एनडीए में मिलवा लिया। तो कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें जो है वो इंपॉर्टेंट है जो उधर से पश्चिमी यूपी से निकालनी है। जी
अभिषेक, आपके इस सवाल जो आप जवाब दे रहे थे उसी से मेरा एक सवाल भी निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरीके से हम पश्चिम की बात करते हैं तो 25 से 27 सीटें हैं पश्चिमी यूपी की, जिस पर बीजेपी इस बार फोकस होकर के काम करना चाहती है। आरएलडी के आ जाने से कितना बड़ा बेनिफिट बीजेपी के लिए साबित होगा और आईएनडीआई गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, आईएनडीआई गठबंधन के लिए तो कहीं ना कहीं झटका तभी लग गया था जब जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर जिन बात आप कर रहे हैं 27 सीटों में, 27 सीटों में से जो मैं 8 सीटें बता रहा हूं, वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या का विषय थी। लेकिन जयंत चौधरी के आ जाने की वजह से जाहिर सी बात है कि इन्हें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जयंत चौधरी किसान नेता है और हाल में ही जो है उन्हें पुरस्कार, उनके पिताजी को पुरस्कार दिए गए। तो तमाम ऐसी चीजें सामने बात आती हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि किसान और जाट का जो बड़ी जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में आता नजर आ रहा है। ऐसे में सपा और कांग्रेस की अगर बात करें तो दोनों के लिए ये जो है एक बड़ा झटका रहेगा। जी ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, नजर बनाए रहिएगा। गोकुल अतिथि भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव संचालन समिति का जिम्मेदारों से कहा कि इस समय पूरे देश में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। लोकसभा चुनाव का परिणाम भी इसी के अनुरूप आएगा। तो ये साफ तौर पर सीएम ने कहा है, बूथ करिए मजबूत, परिणाम आएगा जबरदस्त। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब ये बैठक हुई है, और ये कहा है कि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो भी इसी के अनुरूप आएगा, क्योंकि बीजेपी बेहद मजबूती के साथ नजर आती है। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WAFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउस रेवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने शिकायतकर्ताओं, दिल्ली पुलिस और आरोपियों की दलीलें सुनी और उसके बाद 18 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया, यानी 18 अप्रैल को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपराध की रिपोर्ट करने में देरी और शिकायतकर्ताओं के बयानों में विरोधाभास का हवाला देते हुए मामले में बरी करने की मांग की। कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया है आज। सर क्या आगे लड़ने की तैयारी करेंगे इस कोर्ट? सर कुछ कहेंगे, कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया है आज। कुश्ती महासंघ सर क्या आगे ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। 18 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। बुलंदशहर में फूफा भतीजा हत्याकांड मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने बताया कि 80,000 के लेन देन में नौकर ने वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल आपको बता दें कि देहात कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों गए फूफा भतीजा हत्याकांड के पुलिस ने पूरा पर्दाफाश, यानी पूरी एक के बाद एक कड़ी सिलसिलेवार तरीके से खोल कर रख दी। वारदात को नौकर ऋषभ ने ही अंजाम दिया था। वारदात के बाद पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि अंतिम बार केवल ऋषभ ही इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो राजीव और सुधीर के साथ था। एक तारीख को थाना कोतवाली देहात में अडौली नहर के बंबे पर 2 व्यक्तियों का शव मिला था जो आपस में फूफा भतीजे लगते हैं। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली देहात और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक हैं उनके दुकान पर ही काम करने वाला एक लड़का है ऋषभ करके, वो और उसका साथी तनु, इन दोनों ने मिलकर के इनके साथ ये हत्या की घटना करी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बिसात लगभग बिछ चुकी है। सभी दल ज्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, लेकिन ऐसी कुछ सीटें को लेकर अब भी संशय यानी सस्पेंस बरकरार है, जिनसे दलों की साख जुड़ी हुई है। इनमें रायबरेली और अमेठी को लेकर हर कोई कांग्रेस की ओर टकटकी लगाए नजर से देखता नजर आता है। असमंजस में ये फंसे अखिलेश यादव भी यहां पर नजर आते हैं।
मिशन 2024 में जुटी भारतीय जनता पार्टी के यूपी कोटे में आए 11 मंत्रियों की साख जहां इस चुनाव में दांव पर है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जूझना पड़ेगा। विपक्ष भी इन मंत्रियों की सीट पर अपनी बिसात बिछाने में जुटा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन से मंत्री अपनी साख बचाकर दोबारा संसद में पहुंचते हैं और किसी हार का सामना करना पड़ता है। भाजपा ने गाजियाबाद से सांसद रहे मंत्री रिटायर्ड जनरल बीके सिंह का टिकट काटकर पूर्व मंत्री अतुल गर्ग को दिया है। लखनऊ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 बार से सांसद बनकर केंद्र में मंत्री हैं। उनके सामने गठबंधन से सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा हैं। राजनाथ सिंह 2 बार से लखनऊ में भारी मतों से जीत रहे हैं। ऐसे में पुराने जुझारू कार्यकर्ता और लखनऊ मध्य से विधायक रविदास को उतारकर विपक्ष ने चुनौती देने का प्रयास किया है। यूपी में सबसे ज्यादा उत्सुकता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री रही स्मृति ईरानी की अमेठी सीट को लेकर बनी हुई है। कांग्रेस यहां अभी तक कोई प्रत्याशी ही तय नहीं कर सकी है। चर्चाएं हैं कि गांधी परिवार से ही यहां प्रत्याशी आ सकता है। ऐसा हुआ तो ये रोचक मुकाबला होगा। पिछली बार स्मृति ईरानी ने करीब 50,000 वोटों के अंतर से राहुल गांधी को मात दी थी। कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी तीसरी बार चंदौली से मैदान में हैं। साल 2019 में उनका सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी संजय सिंह चौहान से मुकाबला हुआ था। महेंद्र नाथ पांडे को वर्ष 2014 की तुलना में 4.5% ज्यादा वोट मिले थे और वो विजयी हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के तुरंत बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए युद्ध स्तरीय चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसके साथ ही पूरब क्षेत्र पर भी उनका पूरा ध्यान केंद्रित है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में उन्होंने चुनावी रणनीति को धार दी है। आज इसी सिलसिले में गोरखपुर जब वो पहुंचे, उन्होंने गोरखपुर, बांसगांव और संत कबीरनगर लोकसभा के लिए भाजपा का चुनाव संचालन समितियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में चुनाव जीतने का मंत्र भी दिया। सीएम योगी ने इस मौके पर जीत का मंत्र दिया है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इससे पहले लगातार अगर देखा जाए तो प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए जहां पश्चिम में सीटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, तो अब पूरब की तरफ भी उसी मुस्तैदी के साथ लगी हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। बूथ मजबूती से बदलेगा भाजपा के पक्ष में माहौल, इसी उम्मीद के साथ लगातार एक के बाद एक बैठकें करी जा रही है। बांसगांव, संत कबीरनगर और गोरखपुर की ये बैठक आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जिसमें रवि किशन भी आपको मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। गोरखपुर और खासियत यही है कि कोशिश ये है कि बूथ स्तर से मजबूती मिले। नींव अगर मजबूत रहेगी तो कहा जाता है कि घर स्वाभाविक है कि मजबूत ही होगा। तो इसी सिलसिले में नींव को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कल ये आयोजन हुआ जिस बैठक में गोरखपुर और बांसगांव, संत कबीरनगर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद रवि किशन मौजूद रहे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जहां कार्यकर्ता वहां आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन सभी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से ग्राउंड स्तर पर काम करना है, ग्राउंड लेवल तक पहुंचना है, इसकी क्या कह सकते हैं कि किस तरीके से उतरना है, जीत का मंत्र जिसको कहा जाता है, वो देते हुए नजर आए। दरअसल कार्यकर्ता बहुत अहम भूमिका निभाता है किसी भी पार्टी के लिए, और यही वजह है कि यही कार्यकर्ता हैं जो निचले स्तर पर आम गली मोहल्ले और इलाके के लोग हैं, उनसे रूबरू होता है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना बेहद ज़रूरी हो जाता है।
मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए यानी एक उदाहरण के ज़रिए समझाता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें तो क्या मुख्यमंत्री एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब होता है तो वो हर व्यक्ति तक सीधे तौर पर नहीं पहुँच सकता। इसीलिए अलग अलग लेवल पर लोगों को नियुक्त किया जाता है और उन्हीं नियुक्ति में कार्यकर्ता बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अलग अलग स्तरों पर बूथ लेवल से शुरुआत होते हुए, वार्ड लेवल से शुरुआत, बूथ लेवल, और फिर होते होते ज़िला स्तरीय और फिर नेशनल तक की, एक तरीके से कहें नेशनल तक यानी राष्ट्र स्तर तक इन कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है। प्रधानमंत्री भी कई बार खुद को कार्यकर्ता बता चुके हैं। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों से आपको अपडेट करने का। देहरादून में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पूर्व सीएम और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 10 सालों में देश प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने 19 में संसद में संविधान को माथा टेका था। संविधान को मजबूत करने का काम तभी से शुरू हो चुका था। विधायक सहित कई पदाधिकारी उस वक्त मौके पर मौजूद रहे थे और खासियत यही है कि इस कार्यक्रम में रामदास अठावले, ये नाम आप जब भी सुनते होंगे, संसद में हो या मीडिया से मुखातिब होना हो, बेहद ही ख़ास अंदाज में मुखातिब होते हैं। और उनके साथ में आप पोखरियाल, रमेश पोखरियाल को आप देख रहे हैं। तो एक जुगलबंदी उनकी आदत है। अगर हम कहते हैं रामदास अठावले की, तो कोई भी बात अगर करते हैं तो जुगलबंदी के अंदाज में करते हैं और यही वजह है कि लोग उन्हें सुनना भी बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं जहां उन्होंने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री ने जब से माथा टेका था, दरअसल ये 2014 में हुआ था जब पहली बार चुनकर के लोकसभा की तरफ जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना था। तो उस वक्त पुरानी संसद भवन में, जिसको अब संग्रहालय बना लिया गया है, वहाँ जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो उस वक्त वो माथा टेकते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम टीवी चैनलों पर आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। मीडिया में खासा चर्चा इसको लेकर रहा। समर्थक जो हैं वो भी खासा खुश इस बात को लेकर के नज़र आते थे। लेकिन इन सब के बीच राजनीति में प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य भी हमें याद है, जब पहला वक्तव्य उन्होंने 2014 में लोकसभा में दिया था और कहा था कि ये संसद न्याय और विश्वास का मंदिर है, ये लोकतंत्र का मंदिर है और इसे पवित्र रहना चाहिए और इस पवित्र भूमि को, इस पवित्र धुरी को मैं नतमस्तक होता हूं और अपने सरमाथे पर लगाता हूं। और उसी की वानगी आज रामदास अठावले के इस बयान में आप सुन पा रहे हैं। सामान इनके लोग तो मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग बिना भाड़ा देकर, किराए देकर साल 2 साल 10 साल वहां रहते हैं, गेस्ट अकोमोडेशन लेकर इतने साल रहते हैं। लेकिन मेरा बंगला जो है, बंगला में महाराष्ट्र में मेरी श्रद्धा, इसीलिए पहली बार मुझे बंगला में मिला था और उस बंगले का सामान लॉक तोड़कर मेरा पूरा सामान, बुद्ध की मूर्तियां, बाबा साहब के फोटो, किताब, मेरे कपड़े पूरे इन्होंने मतलब बाहर रास्ते में लाकर पूरे लाए थे। कैबिनेट मंत्री व सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या अपनी सोमेश्वर विधानसभा के चनौदा स्थित ग्राम बुंगा पहुंची हैं। यहां कैबिनेट मंत्री विगत दिनों नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए 16 कुमाऊं रेजिमेंट में कार्यरत कमल भाकुनी के पैतृक निवास पहुंची थी, जहां उन्होंने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि इसके पश्चात शहीद जवान के पार्थिव शरीर को आवास से लकड़ी पड़ाव स्थित शमशान घाट लेकर जाया गया, जहां पूरे रास्ते में स्वर्गीय जवान कमल भाकुनी अमर रहें के जयकारे के नारे से समस्त क्षेत्र गूंजयमान रहा। इस दौरान हर एक व्यक्ति की आंखें नम नजर आती हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नक्सली मुठभेड़ में अपने अदम्य साहस के साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त होने वाले 16 कुमाऊं रेजिमेंट में कार्यरत कमल सिंह भाकुनी की शहादत को शत शत नमन करती हूँ।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां हमें अपने शहीद की शहादत पर गर्व है, वहीं उन्हें खोने का भी बेहद दुख है। उन्होंने ईश्वर से पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने तथा शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चमोली जनपद में कई स्थानों पर स्थायी चेक पोस्ट बनाई गई हैं, जहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। गौचर में बनाए गए एसएसटी चेक पोस्ट का जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना और एसपी चमोली ने निरीक्षण किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि वाहनों की चेकिंग और व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी इस मौके पर दिए गए हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत इसमें जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसमें जनपद में जगह जगह पर हमने स्थायी निगरानी दल जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है उनकी स्थापना करी है। तो ऐसे ही एक जो स्टैटिक बैरियर है गौचर, यहाँ पर हमने हमारा इंटर बॉर्डर भी है, यहाँ पर CCTV भी स्थापित किया है। ये आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पे हमारी स्टैटिक टीम है, तो उसी की डीएम साहब के साथ एक भ्रमण हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। तो तमाम चीज़ें देखी गई, किस तरीके से हमारे CCTV कैमरा जो है वो काम कर रहे हैं, तो ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है कि जितनी गाड़ियाँ जनपद में आ रही है यहाँ से, तो इसी का एक निरीक्षण जो है, एक संयुक्त निरीक्षण डीएम साहब के साथ जो है यहाँ किया गया है। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा में हिस्सा लेते हुए नजर आए। 2 दिन की उत्तराखंड के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। वहीं एक सार्वजनिक बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभिनंदन भी इस मौके पर किया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं 2 दिवसीय यात्रा पर, यानी यूँ कहें कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस शताब्दी का तीसरा दशक यह उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। मुझे खुशी है कि अब यह जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, आज वह धरती पर उतरता हुआ दिख रहा है और विकास की नई गंगा बह रही है। खबर टिहरी से है। वहीं मतदान केंद्रों पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा है कि जिन मतदान केंद्रों में कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही मयूर दीक्षित ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र हो या पंचायत भवन मतदान केंद्र बनाया जा रहा है। जो स्कूल बंद हो चुके हैं उन स्कूलों में भी मतदान केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के चलते सभी सुविधाएं मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से कर दी जाए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।